नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ टाइम पहले की बात है। थाने में रहने वाली प्रीति नाम की लड़की अपने बुआ के घर माहिम उनसे मिलने के लिए जाती है। सोची थी कि बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करके आऊँगी। उसने सपने में भी नहीं इमेजिन करी थी कि अच्छा अच्छा सोच के जो जा रही हूँ मेरे साथ वहाँ पे कुछ ऐसा खतरनाक भूतिया घट जाएगा कि आने वाली कई पीढ़ियाँ भी इस घटना की कहानी सुनेगी ना तो उनका दिल दहल उठेगा। आइए जिया की जुबानी उसी घटना की कहानी फुल डिटेल में अब जानते हैं। ये जो घटना घटी थी प्रीति के साथ, ये मुंबई के थाने शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी अपनी पूरी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा दादी, वो 4 बहनें और एक भाई, इतने लोग पहले रहा करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सबकी बुआ भी पहले रहा करती थी, लेकिन सबकी धीरे धीरे करके शादी हो जाती है और सबकी शादी अलग अलग जगह पे होती है। जो उसकी बुआ होती है उनकी शादी माहिम में हो जाती है और माहिम में वहीं पर एक चौल में रहना चालू कर देती है। मुंबई में ही माहिम नाम की जगह भी है, वहाँ पर एक चौल में रहने लगती है बुआ। और एक इसकी दीदी है, उनकी शादी भी माहिम में ही मतलब कहीं पे हुई थी, जहाँ पे वो माहिम में एक बिल्डिंग में रहती है। और ये लोग थाने के एक अच्छे खासे अच्छे एरिया के बिल्डिंग में रहा करते थे। इन सब की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी कट रही थी। प्रीति की भी पढ़ाई लिखाई हो रही थी, उसके भाई की भी पढ़ाई लिखाई, तो अकेला इकलौता भाई था, सबसे छोटा था वो। और ऐसे ज़िंदगी सब सही से चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि मई का टाइम चल रहा था, गर्मियों की छुट्टियों का टाइम चल रहा था। तो इसके मम्मी पापा, इसकी 2 बहनें और क्या बोलते हैं इसका भाई और दादी, सब लोग गांव चले जाते हैं। कर्नाटका के अंदर एक छोटा सा गांव था इनका, वहाँ पर सब लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। और जब घर पे बचता कौन है? 2 बहनें, बस 2 बहनें ही बचती हैं। तो प्रीति क्या सोचती है कि मैं ना, 2 बहनें हैं मेरी और मैं हूँ, तो एक काम करती हूँ, मैं ना कुछ टाइम के लिए बुआ घर चली जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, बोर होता है। उसकी जो एक और बहन थी 2nd नंबर वाली, वो उसकी बहन जॉब किया करती थी। तो मोस्ट द टाइम जो था प्रीति अकेले ही अपने घर पे रहा करती थी। और बुआ से बात करती है तो उसकी बुआ बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, आ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तू आएगी तो अच्छा ही लगेगा। तो ये थाने से माहिम चली जाती है अपने बुआ के घर। उसके बुआ के घर उसकी बुआ, उसके फूफा, उनकी एक बेटी और लड़का, इतने लोग वहाँ पर रहा करते थे। तो ये उस चौल में उनसे मिलने जाती है और एक दिन तक अपने बुआ के साथ रहती है। लेकिन एक दिन रहने के बाद उसको ना थोड़ा बोरियत सा लगने लगता है, उसको थोड़ा अजीब लगने लगता है, ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा मतलब बुआ के यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, उसको ऐसा लगने लगता है। और उसकी बुआ थी ना, उसकी एक बहन थी, उससे उसकी बुआ की बिल्कुल नहीं जमती थी, जिसकी शादी यहाँ पर माहिम में हुई थी। उस बहन से बुआ की बिल्कुल भी नहीं जमती थी। दोनों का 36 का आंकड़ा था, बहुत गंदी वाली लड़ाई थी। तो जो बुआ की फैमिली है वो कभी वहाँ पर उस बहन के यहाँ नहीं जाती थी और बहन की फैमिली बुआ के यहाँ नहीं आती थी। इन दोनों का घर कैसा था, ये एक चौल वाला एरिया है जहाँ पे बुआ रहती है, और जस्ट थोड़ी दूर आगे ही रोड क्रॉस करके बिल्डिंग वाला एरिया है जहाँ पे उसकी बहन रहती है। तो ये बुआ से बोलती है कि बुआ मैं जाऊँ क्या दीदी से मिलने, मैं आज जाऊँगी और पूरा दिन वहाँ पे खेलूँ कूदूँगी, थोड़ा टाइम पास करूँगी और उसके बाद शाम तक वापस आ जाऊँगी। पहले तो बुआ बोलती है कि वहाँ क्या करेगी जाके, ये बोलती है जाती हूँ ना शाम तक वापस आ जाऊँगी। तो बुआ बोलती है कि ठीक है जा। बुआ ऐसी मूड से बोलती है ठीक है जा। तो ये प्रीति अपने बहन के यहाँ आ जाती है, यहाँ आती है। इसकी बहन की फैमिली अच्छी खासी बड़ी फैमिली है, सास ससुर देवर, ये इसकी जीजा, उसके बहन के बच्चे, बहुत बड़ी फैमिली है। और सब लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं तो इसको अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है। उस रात वो वहीं रुक जाती है, जबकि बुआ को बोले शाम तक मैं वापस आ जाऊँगी, शाम तक वापस नहीं आती है। दूसरे दिन की सुबह का टाइम होता है, उस दिन भी वो वहीं रह जाती है पूरा दिन, बुआ के पास वापस नहीं आती है। अब 2 दिन से जो प्रीति है वो बहन के यहाँ है, बुआ के पास वापस नहीं जा रही है। बुआ को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कि ऐसे कैसे मेरे पास नहीं आ रही, मेरे पास आई थी ना, उसके यहाँ जाके क्यों रह रही है। बुआ एकदम तिलमिलाती हुई गुस्से में भागती हुई आती है इसके बहन के बिल्डिंग के नीचे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। इसकी बहन का ना जो घर था वो 1st फ्लोर पे था, वहाँ पर आकर चिल्लाने लगती है, प्रीति कहाँ है तू, कहाँ है, नीचे आ, चल, वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, चल नीचे आ।
तो जो प्रीति है वो, जो इनका किचन वाला एरिया था ना इनके घर का, इसकी बहन घर का, वो दूसरे अपोजिट साइड में था और वहाँ से नीचे दिखाई देता था बिल्डिंग वाला एरिया जहाँ पे बुआ खड़ी होकर चिल्ला रही थी। ये बोलती है हाँ हाँ बुआ, मैं तो आने ही वाली थी, मैं आ रही हूँ, आप रुको नीचे, मैं आती हूँ, चेंज करके आती हूँ मैं। बुआ बोलती है हाँ ठीक है, यहीं रुकी हूँ, आ जल्दी, तो यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। बुआ एकदम गुस्से में थी। अब जो है ना प्रीति, वो किचन वाले एरिया से चिल्लाते हुए बोलती है दीदी मैं जा रही हूँ, दीदी मैं जा रही हूँ। दीदी सुन नहीं रही है, बोलते है दीदी, अरे दीदी मैं जा रही हूँ। वापस दीदी सुन रही है, दूसरे कमरे में जाती है और कपड़े वपड़े चेंज कर लेती है। उसकी सास सुनती है कि ये अपनी बहन को बुला रही है, तो उसकी सास उसकी बहन के कमरे में जाती है और बोलती है देखो प्रीति जा रही है, चलो उसको बाय बाय बोलो, बुआ आई है नीचे, जा रही है वो। तो वो बहन आती है और बोलती है कि तू बुआ को कहाँ से देख ली। तो प्रीति ने बोली कि मैं वो किचन वाले एरिया का जो दूसरा वाला बालकनी नहीं है, उधर से मैं गई थी, वहाँ से बुआ को देख रही थी। बोलती दीदी तुझे मना करी थी ना मैंने, शाम वाम के टाइम में या कभी पर भी वो बालकनी की तरफ तुझे नहीं जाना है, तो तू उस बालकनी की तरफ क्यों गई थी। ये बोलते क्या हो गया दीदी। वो बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, लेकिन आज के बाद कभी यहाँ आती हुई तो उस बालकनी की तरफ मत जाना। ये बोलती है ठीक है, ओके ठीक है, मैं जाती हूँ फिर बुआ के यहाँ, और फिर मैं घर चली जाऊँगी 1-2 दिन में, थाने चली जाऊँगी, वहाँ पर भी दीदी तो है ही। तो ये दीदी बोलती है कि ठीक है चली जा। अब ये दीदी इसके साथ साथ सबको मना करके बिना मन, उसका मन था ही नहीं बुआ घर जाने का, क्योंकि यहाँ पर उसका ज़्यादा मन लग रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। बुआ के साथ जाती है और बुआ के घर पे अभी थी ही कि दूसरे दिन उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, उसके मम्मी का फ़ोन आता है। और उस दिन ना इसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, पता नहीं क्यों। जो प्रीति है उसको बहुत अजीब सा, बहुत तेज़ बुखार आ गया था, बहुत तेज़। बुआ उसको टच करती है, बोलती इतना बुखार कैसे आ गया तेरे को। बोलती है पता नहीं बुआ। तो बोलती है मैं बोल रही तुझे उसके यहाँ मत जा, तू गई थी इसलिए बुखार आया। तब इसकी मम्मी का फ़ोन आया था, अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तब इसकी मम्मी क्या बोलती है, प्रीति देख अपनी बहनों को और तू सब लोग आ जाना गांव में। जो सबसे छोटी वाली बुआ है ना, 4 नंबर वाली बुआ जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी तय हो गई है, तो तू गांव में अपने बहनों के साथ आ जाना, जीजा के साथ, बच्चों को लेके सबको आ जाना। ये बोलती है कि अच्छा मम्मी ठीक है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है। मम्मी बोलती है तबीयत ख़राब लग रही है, अच्छा ठीक है मैं तेरी बहन को फ़ोन करके बोलती हूँ। बुआ भी दूसरी वाली बहन जो थाने में रह रही थी उसको फ़ोन करके बोलती है कि तू भी यहीं पर आ जा, माहिम में ही जॉब से लौट रही है, तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है प्रीति की। तो उसकी बहन यहाँ पर आ जाती है बुआ के यहाँ चौल में, वहाँ पर आती है। और जो प्रीति की जो दूसरी वाली बहन है वो इस बहन को फ़ोन कर देती जिसके यहाँ गई थी प्रीति, कि बहुत तेज़ बुखार आ गया है प्रीति को, समझ में नहीं आ रहा, उसका पूरा शरीर एकदम वो हो रहा, आग की तरह तप रहा है बिल्कुल, क्या करें। तो बोलती है बहन कि अच्छा ठीक है, मैं तो तेरा जीजा आते हैं, जीजा की भी तबीयत थोड़ी ख़राब, बुखार लग रहा है, तो हम लोग आते हैं, काम करते हैं। अपनी गाड़ी निकालती है वो बहन और लेके आती है। और सायन में, सायन एक जगह है यहीं पर, इधर ही दादर के पास ही है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल में प्रीति और उसके जीजा और उसकी बहनें जाती हैं। वहाँ पर प्रीति को एडमिट करते हैं। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक समझ में नहीं आ रही है, बहुत तेज़ तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार उतर ही नहीं रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है फिर भी ठीक नहीं हो रही है। और मम्मी ने बोली थी कि अचानक से गांव आना है, तो अब बहनें बोलती है काम करते हैं, दवाई ले लेते हैं और दवाई लेके गांव ही चलते हैं, थोड़ा हवा पानी चेंज होगा तो ठीक हो जाएगी। ये लोग टिकट करा ली है ट्रेन की, और ये लोग दोनों बहनें, जीजा और ये, बुखार तो अभी भी है ही इसको, प्रीति को, ये लोग ट्रेन में बैठ के कर्नाटका जाने के लिए निकल जाते हैं। पूरी रास्ते में प्रीति अपनी बहनों से कुछ बात नहीं करती है, कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसकी तबीयत थी ही इतनी ज़्यादा ख़राब, उसको समझ में नहीं आ रहा था, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। बहनें बोल भी रही है दवाई खाना है, कुछ खा ले, फिर भी नहीं खा रही है, खाली लेटी हुई तो लेटी हुई है। कैसे ऐसे करते करते ये लोग गांव अपने पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते हैं तो वहाँ पर दादी को, दादा को, सबको, मम्मी पापा सबको पता चलता है कि बुखार है इसको, तो वहीं नज़दीक के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। लेकिन फिर भी इसकी बुखार में कुछ आराम नहीं लग रहा है। और था ये शादी वाला घर, 1-2 दिन में अब घर वाले भूल भी जाते इसको बुखार है, दवाई दे दिए हैं, डॉक्टर को दिखा दिए हैं, शादी वाले घर में शादी में बिजी हो जाते हैं बुआ की शादी करवाने के लिए। बुआ की शादी के दूसरे दिन, जब होती है शादी हो जाती है, उसके दूसरे दिन रात में ही अचानक से आधी रात में प्रीति ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है।
बेडरूम में सो रही थी, आधी रात के टाइम में चिल्लाने चीखने लगती है। सब लोग भागते हुए जाते हैं और जैसे उसकी हालत देखते हैं, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, खुद का शरीर बहुत ज़ोर ज़ोर से पटक रही है, खुद बहुत चीख रही है, चिल्ला रही है, गला फाड़ फाड़ के गले की और सर की नसें दिखाई दे इतना चिल्ला रही है और अजीबोगरीब हरकत कर रही है, बहुत ही बुरी हरकत कर रही है। पता नहीं उसकी हरकत को देख के उसकी दादी और सबको लगता है कि नहीं, इसको बुखार नहीं है, इसको कुछ ना कुछ ऊपरी हवा लग गई है, काला जादू वगैरह किसी ने इसको कर दिया है, कुछ तो हुआ है। ये ऐसा कोई बुखार में थोड़ी करता है, किसी को कितनी बुखार रहे लेकिन इतना हाइपर होना और पजेस जैसी हरकत तो नहीं कर सकता ना। ये बात पता चलती है इसकी मम्मी की एक मुबोली माँ के, जिनको भी ये लोग दादी ही बोलते थे। इसकी मम्मी जब बहुत छोटे तभी इसके नाना नानी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से उन लोगों को माता पिता मान के रखी थी इसकी मम्मी। और जो वो दादी थी ना, उस दादी के ऊपर माता आती थी, ऐसा बोलते थे। वो दादी को खबर जाती है, वो दादी भागते हुए आती है, एकदम हाइपर पोजेस थी ये, इसके पास आती है और झाड़ फूँक करने की कोशिश करती है, लेकिन ये आपा में ही नहीं आ रही है, बिल्कुल एकदम ही हाइपर होके रखी है। अजीब सा सरवर पटक रही है अपना, अजीब सा उल्टा पल्टा हो जा रही है, पूरा पलंग जो है ना, बेड, उसको वाइब्रेट कर दे रही है, इतनी ताकत इसके अंदर आगे सोचो। वो जो दादी है, वो दादी बोलती है कि मैं इसको आज पहना देती हूँ। एक नींबू लाती है और लौंग और कुछ एक कपड़े में बांधती है और कच्चा नींबू था, बिल्कुल हरा सा नींबू, बोलती इसको मैं गले में पहना रही हूँ और 3 दिन बाद अमावस्या की रात है, उस टाइम तक बस इसको ठीक से रखना है कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको कोई बुलाता भी है या कुछ भी करता है, इसको वहाँ रिस्पॉन्स नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और 3 दिन बाद एक झाड़ फूँक करेंगे और तब जाके ये ठीक हो पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई बहुत भारी आत्मा लग चुकी है। ऐसा ही करती है वो दादी, इसके गले में बांध देती है नींबू और 3 दिन तक जो प्रीति है वो बहुत परेशान रहती है। जब भी सोती थी उसको ऐसा महसूस होता था कि कोई उसके कान के पास आके कुछ खुसफुसा रहा है। जब भी अपनी मम्मी के साथ कहीं जाती थी, ऐसा लगता था उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है और उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई अचानक उसका बाल खींच दे रहा है, अचानक से चीख के उठ जा रही है। अजीबोगरीब हरकत उसके साथ हो रही थी बहुत ज़्यादा। 3 दिन तक एकदम ही ज़्यादा उसके नाक में दम होके रखा था। 3 दिन बाद अमावस्या की रात आने वाली थी। उस दिन शाम के टाइम में वो दादी आती है, जिनको झाड़ फूँक आता था, उनके ऊपर माता भी आती थी बोलते थे। वो झाड़ फूँक करने आती है, एक गोला बनाती है और वहीं पर उसके गले में जो कपड़े से बांध के रखी थी नींबू उम्बू, वो खोलती है और सबको दिखाती है नींबू। वो जो नींबू है ना, पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। जो कच्चा नींबू बांधी थी गले में, वो पूरी तरह से लाल, एकदम लाल पानी खून जैसा दिखाई दे रहा है। वो अजीब सा जो लौंग है उसके अंदर से अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही है। वहीं पर निकाल के रखती है दादी और गोला में बैठा देती है प्रीति को। बोलती है कुछ भी हो जाए, जब तक मैं नहीं बोलूं तू आँख नहीं खोलेगी। उसके ऊपर कुछ ऐसा छिड़कती है और वो अजीब सा तड़पने लगती है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। जैसा प्रीति अभी तक जो नॉर्मल दिखाई दे रही थी, वो अजीब सा हाइपर होने लगती है। और जो दादी है वो मंत्र पढ़ना चालू करती है ज़ोर ज़ोर से, जैसे तांत्रिक बाबा या बाबा लोग कैसे मंत्र पढ़ते हैं वैसा मंत्र पढ़ने लगती है। और प्रीति हाइपर हो रही है, बोलती है दादी बता कौन है तू और क्यों इस बच्ची के शरीर में आया आई, जो भी है तू बता। कुछ नहीं बोल रही है, अजीब सी हाइपर हो रही है। प्रीति अजीब को हरकत कर रही है। प्रीति या प्रीति के अंदर के शैतान है नहीं मालूम, अजीब हरकत कर रहा है। दादी बहुत कुछ कुछ उसके ऊपर फेंकती है, मंत्र फूंकती है, बोलती है बता वरना तेरे को यहीं पर भस्म करके रख दूंगी। तब जाके प्रीति के अंदर से भारी सी आवाज निकलती है, नहीं छोड़ूंगी इसको मैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसको मैं खत्म करके रख दूंगी। दादी बोलती है बता कौन है तू। वो बोलती है कि मैं आराम से शाम के टाइम में सो रही थी और ये लड़की मुझे दिखाई दी, मुझे बहुत सुंदर लगी और अब मैं इसको लेके जाऊंगी। दादी बोलती है क्यों लेके जाएगी, क्या क्या रीज़न है, क्या लेके जाएगी तू, क्या कर दी इतनी छोटी सी बच्ची ने तेरा। वो तब बताती है आराम से। वो जो आवाज़ थी ना, वो प्रीति की आवाज़ नहीं थी, अजीब सी किसी अलग ही औरत की आवाज़ थी। उस औरत की आवाज़ में बोलती है मेरा नाम निशा है, मैं माहिम के एक घर में रहा करती थी, वहीं पर बिल्डिंग के ही एक रूम में, जहाँ पर आज इसकी घर वाले लोग रहते हैं।
वहाँ पर मेरी चाची, मेरे चाचा और मैं और उनके बच्चे सब रहते थे। मेरे चाचा चाची मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, मुझे बहुत परेशान करते थे क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। तब से मेरे चाचा जी मुझसे बेगारी करवाते थे, मजदूरी करवाते थे और मुझे बिल्डिंग में काम करने के लिए भेजते थे और ऊपर से मारते पीटते भी बहुत थे, बहुत परेशान करते थे। एक टाइम पे मैं उनसे तंग आ गई और मैं दूर दूर उनसे रहने लगी और एक लड़के से मुझे प्यार हो गया। उस लड़के के साथ मैं बिल्डिंग के नीचे तक घूमते घूमते आई थी। उस लड़के को जैसे चाचा चाची ने देखे, उनका दिमाग ख़राब हो गया और वो बहुत अजीबोगरीब तरह से मुझे चिल्लाए, मुझे मारे पीटे। और एक दिन अचानक से बहुत गंदी तरह से हम लोगों का झगड़ा होता है और वहीं ऊपर से ही वो करके मैं, मेरी चाची, मेरे चाचा, हम सब ख़त्म हो जाते हैं। उनका मानना ये था कि उनकी इज्जत जा रही थी, मैं उस लड़के के साथ घूम रही थी तो। और तब से मैं बिल्कुल तन्हा अकेले घूम रही थी और ये लड़की मुझे दिखाई दी और इस लड़की के शरीर में मैं आ गई हूँ। इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। ये मेरी लड़की है, इसको मैं साथ लेके जाऊंगी, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो दादी है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर कुछ कुछ फूंक फूंक के फेंकती है, मंत्र फूंकती है और उसको बहुत ही ज़्यादा हाइपर, कम से कम 1-2 घंटे तक उस शैतानी शक्ति के साथ दादी की लड़ाई होती है। और तब जाके 1-2 घंटे बाद जो प्रीति थी उसके अंदर से निशा की आत्मा निकलती है और वो बेहोश हो जाती है। प्रीति बेहोश, दादी बोलती है वो ठीक हो जाएगी, कुछ घंटे तक होश में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल लेके चले जाओ, वो कुछ घंटे में ठीक हो जाएगी। ये 5-6 घंटे बाद खुद ब खुद प्रीति होश में आती है और होश में आती तो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, बहुत बोल रही थी मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे शरीर को किसी ने कुछ चल डाला है, कुछ तो अजीब सा लग रहा है, मुझे क्या हुआ है। घर वाले बोलते बेटा कुछ नहीं हुआ, तो तेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार था, हम डॉक्टर के पास ले चल रहे हैं। डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इतने दिनों से जो उसने खाना पीना नहीं खाई थी उसकी वजह से एकदम सफ़ेद पड़ गई थी, एकदम अजीब सी हो गई थी। उसको ग्लूकोज लगाते हैं, स्लाइंग लगाते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू होता है, तब जाके प्रीति ठीक होती है। और उसके बाद से ये जो घटना घटी थी ना 2016 में घटी थी और आज 2025 का टाइम है, वो ना ही बुआ के घर गई और ना ही उस दीदी के घर, ना ही वो बिल्डिंग में गई। वो कभी गई ही नहीं क्योंकि उसके मन में वो डर बैठ गया। बताओ, इतना कुछ हो गया सिर्फ अच्छे से घूमने के लिए गई हुई थी वहाँ पे। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी पूरी घटना की जानकारी जो प्रीति है उसने खुद लिख के भेजा है। चलो अच्छा, वो एक बहुत अच्छी सीख और थोड़ा सा मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ यहाँ पर टैग प्रोडक्ट में भी डाल दिए हैं, मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और टैग प्रोडक्ट में जाके हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं अगर कुछ अच्छा लगे तो। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।